हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th का मॉडल पेपर, और वो भी फिजिक्स का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मॉडल पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आप सबको बता दें प्यारे बच्चों कि इस बार आने की जो 2026 में जो मॉडल पेपर जारी होगा वो हूबहू इसी तरीके से जारी होने वाला है जिस तरह से हम आज की इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, इस बार के भी मॉडल पेपर में आपको इसी तरीके से 40 क्वेश्चन नजर आएंगे। एक एक नंबर का 40 क्वेश्चन रहेगा। 10 नंबर आपको इसमें से प्रैक्टिकल नंबर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। आपको समय यहाँ पे टोटल 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको मतलब पढ़ने का क्वेश्चन और 1 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, और इस बार लास्ट बार है जब क्लास 11th का, 9th का और 8th का एग्जाम OMR सीट पर होगा। अगले बार से सभी का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, खैर इस बार आप सबों के लिए खुशखबरी है और आपका भाई आ चुका है। जो हमारे बारे में जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि मेरा हर साल जो हम क्वेश्चन बताते हैं वो 100% क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करता है, और इस बार भी आपका भाई आ चुका है। हम आपको ज़्यादा नहीं, मात्र हम आपको 10 वीडियो देने वाले हैं ना। कितना वीडियो देंगे? 10 वीडियो। हम आपको मात्र 10 सीट का प्रैक्टिस कराएंगे, बस उतना ही कर लेना है ना। 40 दे हैं 400 क्वेश्चन, और उसी में से 40 क्वेश्चन आपका हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना जब तक आपका भाई आपके साथ है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन है। हमारा क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है तो किसी को टेंशन नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दी SI क्या बोलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस SI यूनिट आर देयर। कहने का मतलब कि SI में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है ना, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो ये टोटल 7 होता है। आपको पता होगा ना, पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ना। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर पढ़े ना, टोटल कितना होता है? फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होता है ना। उसी को फंडामेंटल यूनिट को भी बेस यूनिट या फिर बेसिक यूनिट कहते हैं। सुना अगर कुछ? चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है प्यारे दोस्तों? तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, 9.46 इंटू 10⁻14 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखिए सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है, और जल्दी से इस पर ज़्यादा नहीं, मात्र 1K व्यूज़ करना है आपको कंप्लीट। जैसे ही 1K व्यूज़ कंप्लीट होगा हमारा सेकेंड वीडियो आएगा, और सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का आपको जो बताएंगे वो ऑप्शन के साथ मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग के सामने यहाँ पे आता है तीसरा क्वेश्चन। इसको एकदम याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बताइए? M1L1T -2, या फिर M1L -2 T -2, या फिर M-1L3 और T -2, या फिर M1L5 और T -2। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे M-1L3 T -2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाने वाला है। ठीक, अब आता है देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इस बार के लिए फिक्स कर लीजिए 2026 के लिए। कहता है कि एक सीधी रेखा में यात्रा करने वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग जो है वो v2 के साथ चलता है, तो औसत वेग क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक आदमी है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक आदमी है, ये एक सीधा रास्ता पर क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है, खटम 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 खटम। ठीक, कहता है कि यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है v1, यानी कि कुछ डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक चलता है, एक समान वेलोसिटी जो है इसका v1। ठीक है, फिर कहता है कि अगला जो कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है वो भी एक समान वेलोसिटी, लेकिन वो वेलोसिटी बदल के हो जाता है v2। ठीक है, और क्या बोलता है कि इसको नेक्स्ट इक्वल टाइम लगता है, यानी कि इसको जितना समय यहाँ लगा सेम उतना ही समय अगला दूरी तय करने में इसको लगा। तो कहता है इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, यानी कि VAVG, भी एवरेज पूछ रहा, औसत वेग इसका क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका हमेशा डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना है। इसका फार्मूला जो होता है
वो होता है यहाँ पे कि V एवरेज बराबर V1 प्लस V2 बाई 2, है ना, यानी कि V1 प्लस V2 बाई 2। औसत हमेशा ऐसे ही निकलेगा, कब? जब वेलोसिटी यहाँ पे एक समान रहेगा और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो, ठीक है। तो एकदम यही वाला याद कर लेना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बी को एकदम रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पर प्यारे दोस्तों कहता है कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दी क्या बोला, पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल्स पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, टॉप पर, है ना। देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन से कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री के टॉप पर जो यहाँ पे पाया जाता है क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, त्वरण, वो क्या होता है ना। यानी हिंदी में हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहता है कि जो कण का प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर जो त्वरण होगा वो कितना होगा। कहता है क्या मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा कि जी होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या फिर जी होगा। तो 5वां का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है जी के बराबर होगा ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 5वां का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अलोंग, यानी कि कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। यानी कि जो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वेक्टर का, वो किसके अलोंग होता है। तो ऑप्शन ये देख सकते हैं, कहता है यहाँ पे कि वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा की ओर, यानी कि यहाँ पे कहता है टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, या फिर द इनवर्ड रेडियस, या फिर द आउटवर्ड रेडियस, या फिर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किसके अनुदिश होता है, यानी किसके अलोंग होता है डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का। तो इसका जो 6ठा का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला है यहाँ पे द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, यानी कि घूर्णन की धुरी की ओर, ठीक होने वाला है डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि दी यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आ, यानी कि जो प्रक्षेप्य का जो प्रक्षेप पथ होता है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन होता है, या फिर सर्कल होता है। तो सर्कल तो होगा नहीं, गोल होता नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन सीधा तो ये भी नहीं होता है। अब या तो होगा हाइपरबोला या फिर होगा पैराबोला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरबोला होगा कि परवलय होगा। तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे परवलय, यानी कि पैराबोला होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, यानी कि जीरो रिजल्टेंट देने वाले जो वेक्टर है अनइक्वल वेक्टर, उसकी संख्या कितनी है, 2, 3, 4 या फिर मोर देन 4, 4 से अधिक, 2, 3, 4 या फिर 4 से अधिक है। तो 8वां का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 3, है ना। टोटल 3 ऐसे क्या है यहाँ पे, तो आपके अनइक्वल वेक्टर हैं जो क्या करते हैं, रिजल्टेंट जिसका जीरो आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कि दी क्या बोलता है, दी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। कहने का मतलब कि समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल होगा, क्या होगा, सतह के ऊपर की ओर सामान्य होगा, सतह के नीचे की ओर और समान होगा, या फिर आरोपित बल की दिशा में होगा, या फिर शून्य होगा, है ना। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पर, कब, जब वो रहेगा रेस्ट में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9th का, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि शून्य होगा, उस पर कितना होगा, शून्य, यानी कि जीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग के सामने देख ही सकते हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन है ये न्यूमेरिकल, बच्चों को सबसे ज़्यादा लगता है इसमें डर। देखो क्या बोल रहा है, कहता है 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है, यानी कि 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg आर, कहता है एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, यानी कि 2 गो बॉडी है जिसका एक का मास है 4 kg और 5 kg और दोनों पर सेम फोर्स लगता है। चलो मान लेते हैं 2 गो बॉडी, इधर नीचे लिखते हैं, एक बॉडी और ये बॉडी यहाँ है दूसरा बॉडी। तो इस बॉडी को मानते हैं बॉडी नंबर 1 है, इसको मानते हैं बॉडी नंबर 2 है। दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, तो चलो इस पर भी मानते हैं एफ फोर्स लग रहा है, इस पर भी मानते हैं एफ फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, कहता है कि यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 है, यदि हल्के पिंड का त्वरण कितना है सर, 2 है। तो चलो हल्का ये वाला है ना, क्यों, क्योंकि ये है 4 kg, बोलते हैं एगो 4 kg और दूसरा है 5 kg, ठीक। तो इसका त्वरण है 2, चलो इसका त्वरण मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो कहता है कि भारी पिंड का त्वरण क्या होगा, और इसका हमको त्वरण पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है ma, F बराबर क्या होता है सर,
तो एफ बराबर होता है आपका एम ए, यही होता है ना। तो हम लोग पहला केस में निकालते हैं इसका, ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे इसका। तो इसका एफ, यहाँ पे एफ रहेगा, इसका मास कितना है तो 4 है, 4 kg। इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो यहाँ पे एफ कितना आ गया सर 8 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, अब दूसरा केस में हम लोग देखेंगे। यहाँ अभी आपको पता है कि एफ बराबर हो जाएगा एम, ये हो जाएगा A2 है ना, क्योंकि ये M1 A1 है, मान लो ये वाला इधर वाला, तो इधर वाला इसका मास हो जाएगा M2 और एक्सेलरेशन हो जाएगा A2। अब F का वैल्यू देखो निकल गया है 8 न्यूटन, बराबर का बराबर, मास इसका दिया है देखो 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5, और यही हमको A2 पूछ रहा है। तो ये गुना में है 5, तो इधर जगह हो जाएगा भागा में। तो फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 8/5। अब इसको भागा देंगे 5 और यहाँ पे 8 है, तो एक बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ये 5 बचेगा 3, भागा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बचेगा पॉइंट, तो आ जाएगा 30, तो 5 छक 30, तो फाइनली आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है। कहने का मतलब द मास ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडीज, यानी कि ये डेफिनेशन किस चीज़ का है ना। तो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, वो डेफिनेशन है आपका जड़त्वीय द्रव्यमान का है ना, यानी कि इनर्शियल मास का है ना। यानी कि कोई बॉडी है, कहता है कि जो बॉडी है उसका जो मास वो बराबर है, इक्वल टू मतलब बराबर है किसका, तो रेशियो ऑफ फोर्स, यानी उस पर जो फोर्स लग रहा है 100 और उसके एक्सेलरेशन के ये के है ना। तो एफ बाई ये आपका क्या होता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, कहता व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, यानी कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या होगा, है ना। यानी कि मान लो फायरिंग अभी नहीं किए तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा। तभी जब फायरिंग नहीं हुआ है सर, तो उसका रेखीय संवेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसका रेखीय संवेग यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, संवेग बराबर P बराबर क्या होता है m इंटू V। तो उसके पास मास तो है अभी, लेकिन वेलोसिटी कितना है 0 है, क्योंकि संवेग गोली नहीं ना छोड़ा है सर, फायरिंग नहीं हुआ है ना, तो वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे फाइनली हो जाएगा 0, तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है। तो लिखेंगे एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, एक ही दिशा में समान कार्य करते हैं, या फिर एक दूसरे को रद्द करते हैं, या फिर दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, यानी एक्ट ऑन द सेम बॉडी। यानी एक्शन जो होता है, जैसे मान लो किसी पर आप फोर्स लगाएं, तो जो दूसरा बॉडी जो फोर्स लगाता है वो किस पर लगाता है, आप पे लगाता है कि किसी और पर लगाता है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो कहता है एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्या उसी बॉडी पर होता है, या फिर आर इक्वल टू एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, है ना, क्या उसी दिशा में लगता है। और कहता है कि कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, या फिर एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडी, या फिर 2 अलग अलग बॉडी पे लगता है ना। तो यहाँ पे 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात है कि एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडी, है ना। एक्शन और रिएक्शन होता है वो एक ही बॉडी पर कभी नहीं लगता है ना। देखो यहाँ पहला बोलता है, पहला ऑप्शन में क्या है कि एक्ट ऑन द सेम बॉडी, तो सेम बॉडी पर कैसे लगेगा सर, एक बॉडी एक्शन लगाएगा किसी दूसरे बॉडी पे ना, और रिएक्शन भी दूसरा बॉडी किसी दूसरे पर लगाएगा ना। कहता है आर इक्वल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, कहता है कि दोनों एक ही दिशा में लगाते हैं, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं दोनों, है ना। तो बी वाला भी गलती है। कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करते, कहाँ इधर फोर्स लगेगा, ये माइनस एफ है वो प्लस एफ है, कैंसिल कैसे करेगा एक दूसरे को। और एक्ट ऑन दी 2 डिफरेंट बॉडी, हाँ ये 2 अलग अलग बॉडी पर काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखिए न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इससे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है। ये 14 नंबर, अरे यार नीचे बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं। देखो 14 नंबर कहता है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। यानी यह बॉडी है जिसका मास, देखो मान लो एक बॉडी है जिसका मास है यहाँ पे 100 kg, ठीक है। कहता है कि इसका ये जो हाइट है इसका वो 10 मीटर है, वहाँ से वो क्या कर रहा है तो गिर रहा है ना। मान लो ये 10 मीटर ऊंचाई से क्या हो रहा है तो ये नीचे गिर रहा है। तो कहता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, यानी कुल मिला के ये जो ऊपर में है तो उसमें क्या रहेगा, कौन सा
एनर्जी रहेगा, इसमें से पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना, क्या रहेगा सर, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mgh। तो भैया इसका काइनेटिक एनर्जी बताया ना भैया, देखो काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो होगा, है ना, ऊपर में रहेगा ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, है ना, कितना होगा, जीरो होगा। बोल भैया क्यों जीरो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो अभी ये ऊपर में है, ऊपर में रहेगा तो शांत रहेगा ना, शांत रहेगा तो वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, और जीरो से गुना होगा तो ओवरऑल जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो था, तो खाली पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा वही ना देखेंगे। तो मास है यहाँ पे कितना, 1000, तो यहाँ पे बैठा दो 1000, ठीक है। मास mg माना कि ग्रेविटेशनल जो होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, ठीक है, और हाइट है 10, तो 9.8 गुना होगा 10 से, तो बन जाएगा 98, और 98 गुना 100 हो जाएगा 98, सॉरी 9800। ऑप्शन नंबर ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कुल मिला के कुछ नहीं है, एफ बराबर मतलब एनर्जी बराबर एफ बोल रहे हैं हम, है ना, यहाँ पे एनर्जी बराबर mgh लगाना है। मास है आपका यहाँ पे कितना 100, जी का वैल्यू होता है 9.8 और हाइट है 10, बस 98 को 10 से गुना करेंगे, मतलब 9.8 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा फाइनली 98, और 98 को फिर 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 98 यानी 9800। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इसमें से कौन जो है वो असंरक्षित बल है, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो एक संरक्षित बल नहीं, यानी कि असंरक्षित बल है। कोई दिक्कत है, चलिए अगला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगला देख सकते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक पिंड है जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया, कहता है कि उस बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनते हुए 10 मीटर दूरी तक विस्थापन किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि कार्य पूछ रहा है। कितना आसान है, देखो यहाँ पे कहता है बॉडी एक्ट अपॉन द फोर्स 50 न्यूटन, यानी कि एक बॉडी है जिस पर बल कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। कितना लग रहा है सर, तो बल लग रहा है उस पर 50 न्यूटन, ठीक है, चलो फोर्स 50 न्यूटन है, ठीक। कहता है कि डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस 10 मीटर, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर, ठीक है, कितना हो रहा है, 10 मीटर। कहता है कि डायरेक्शन मेकिंग द एंगल ऑफ 60, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। कितना आसान है सर, वर्क डन पूछ रहे हैं, तो कहता है वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, डब्ल्यू बराबर होता है एफएस कॉस थीटा, ही ना होता है, आराम से लिखना, ठीक है। देखो हम सॉल्व करते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर वर्क डन बराबर क्या होता है सर, तो वर्क डन बराबर होता है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, ये होता है। एफ मतलब फोर्स, फोर्स कितना है 50 न्यूटन, देखो 50 न्यूटन इंटू एफ एस, एफ मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से काटेंगे, देखो 2 2 5 10, 5 होगा, और 5 मतलब 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। सिंपल है, 250 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, सही है। कितना आसान है चीज़ें। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक बेले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल यूज्ड यहाँ पे कहता है कि बैलेट डांस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी मान लो डांस यहाँ पे कर रही है तो वो किस जो है वो सिद्धांत का उपयोग करेगी यहाँ पे, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे जो 17 का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, हो जाएगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय गति का संरक्षण, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, कहने का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, यानी किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इसमें से किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो 18 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कोणीय वेग पर, है ना, एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट हो जाएगा। अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। देखो किसी पिंड पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है, यानी कि टॉर्क होता है, वो क्या होता है, तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स होता है। तो फोर्स इसका सही आंसर होगा, बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही। आप लोग पढ़े होंगे ना डेफिनेशन कि दी रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, तो क्या होगा, टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण के यहाँ पे घूर्णी अनुरूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो टॉर्क बोलते हैं, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत आसान है सर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है 20 नंबर की जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0 एट। तो आपको पता है जी यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका मान 0 कहाँ पे होता है
है ना। जीरो कहाँ पे होता है, तो आपको पता होगा कि जी डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना, यानी कि जहाँ पे अर्थ का जो डायमीटर आधा हो जाता है वहाँ पे, यानी कि पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर जी का मान क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी द मैक्सिमम एट, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होता है, यानी सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है इसका वैल्यू, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनंत में, है ना, यानी कि इन्फिनिटी पे यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या बोलता है कि द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज डिपेंड अपॉन, कहने का मतलब जो टाइम पीरियड होता है किसका, तो अर्थ के सैटेलाइट का, किसमें, तो सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी कि जब वो गोल गोल घूमता है तो कहता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसका टाइम पीरियड, है ना, यानी कि वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल किस चीज़ पर निर्भर करता है, टाइम पीरियड किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे उपग्रह का द्रव्यमान पर, है ना, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड करता है ना, सैटेलाइट का मास कितना है, कम मास रहेगा तो टाइम पीरियड उसको जो होगा वो ज़्यादा घूम जाएगा, है ना, और ज़्यादा मास भारी रहेगा तो फिर उसको कम घूम पाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पूछा गया, इसको कर लेना है। क्या बोलता है, कहता है द इलास्टिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेज वायरेज, यानी कि एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्था ऊर्जा होती है वो कितना होता है, तो 23 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बचा है, 10-15 बचा हुआ है, तुरंत खत्म हो जाएगा। कहता है कि इकाई प्रत्यस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहते हैं, यानी कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर, क्या बोलता है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, यानी किसका डेफिनेशन है, क्योंकि बोल रहा है कि जो ब्रेक होता है स्ट्रेस, है ना, किसका, किसी भी वायर के लिए, किस चीज़ में, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, तो 24 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग तनत सामर्थ्य कहते हैं या फिर टेंसियल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है दी विस्कोसिटी ऑफ, यानी कि जो आपका श्यानता है वो क्या होता है कि तापमान बढ़ने से गैसों की कमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि गैसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस कम हो जाएगा, लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज द टेम्परेचर, या फिर लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, तो विस्कोसिटी जो होता है वो लिक्विड्स डिक्रीज करता है, लिक्विड का विस्कोसिटी जो होता है वो लिक्विड का डिक्रीज करता है, कब, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, तो मान लो कोई लिक्विड है उसका कहीं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कर जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा विस्कोसिटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, समझ में आ गया कुछ, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि वाटर कैन राइज अप दी हाइट जो है एच एंड कैपेसिटी ट्यूब, कहता है कि द ट्यूब इज कट टू हाफ इट्स साइज, कहता है वाटर इन दी ट्यूब व्हील, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है कि जो कोशिका नली में पानी h ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है, ठीक है, कहता है कि यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए, मान लो चलो नाली आपका ये है, ठीक है, इसका हाइट मान लो कितना है, टोटल h है, ठीक है, कहता है कि नली को हम बीच में कहीं काट देते हैं, ट्यूब को कट कर देते हैं हाफ उसके साइज का, तो कहता है वाटर इन द ट्यूब, तो कहता है कि जो ट्यूब का जो पानी होगा वो क्या होगा सर, तो कहता है ओवरफ्लो होने लगेगा, नॉट ओवरफ्लो होगा, नॉट राइज होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा, यानी ऊपर की ओर बहेगा, ऊपर से नहीं बहेगा, ऊपर नहीं उठेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नहीं बहेगा, ऊपर से नहीं बहेगा, क्योंकि बीच में काटे तो कैसे ऊपर से बहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत इजी न्यूमेरिकल है, देखिए क्या बोल रहा है, बोलते हैं ना सर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा एग्जाम तक, है ना, ज़्यादा नहीं 10 वीडियो देखना और गर्दा उड़ा देना, है ना, मैक्सिमम है, आप 5 भी देखिएगा, हम तो बोलते हैं कि 2 भी वीडियो देखिए, 100 क्वेश्चन का है ना, उसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन अभी आपके एग्जाम में टाइम है ना, तो अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो जल्दी से इस पर ज़्यादा नहीं 1K व्यूज़ करना है, फिर इसका सेकंड वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगा ना। कहता है कि 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गोलाकार खंभा 60 kg के भार को सहारा देता है, तो खंभे पर कितना दाब पड़ेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको पूछ रहा है यहाँ पे प्रेशर, एक सर्कुलर पिलर है जिसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका इतना है, कहता है कि उसका वेट यानी भार जो है वो इतना है, मास इतना है, कहता है उस पर प्रेशर कितना, देखो P बराबर होता है यहाँ पे क्या चीज़ होता है, प्रेशर बराबर होता है मास अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया बोल रहे हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है,
सिंपल है। एफ बराबर होगा यहाँ पे एम जी, एम ये होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे होगा एम जी, क्योंकि यहाँ पे पिलर ऊंचा है ना, और यहाँ हो जाएगा नीचे एरिया का ये। सिंपल है। मास कितना है सर, हम यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। मास है आपका 60 kg, और जी का वैल्यू होता है 9.8, और एरिया देखो कितना दे दिया है, दे दिया है यहाँ पे 60 इंटू 10⁻³ बोले ना, कितना ईजी। देखो 60 से 60 कट गया ना, देखो ये 9.8 और ये 10⁻³ ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3, तो 9.8 और 10⁻+3। देखो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ है इसमें से, बोले ना सर आप हमारे साथ रहते हैं ना तो आपको इतना ईजी लगेगा ना एग्जाम, लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन अभी लीक हो गया था, लेकिन रियल में आपका भाई आपके साथ खड़ा है। कहता है कि जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पानी का आयतन क्या होगा। कितना आसान है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी। कहता है कि पानी है यहाँ पे धरा हुआ, चलो पानी मान लो पहले से ठंडा है तो इतने जगह घेरेगा, अब पानी को गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरी फैल जाएगा, यानी कि आयतन बढ़ जाएगा ना। सिंपल है यार, आयतन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी आयतन बढ़ता है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन, इसको एकदम रट लेना है कि मतलब आधी कर लेना है। कहता है रेखीय आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात क्या होता है, तो 1:3:2 इसका अनुपात होता है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, रेखीय का 1 होता है, आयतन का 3 होता है, और क्षेत्र विस्तार का 2 होता है। ये बहुत आसान भी है, जैसे रेखीय है कोई चीज़ तो सीधा है तो 1 रहेगा। ठीक है, और आयतन है, आयतन हमेशा 3D में होता है तो वो कितना होगा, 3 होगा। और क्षेत्र विस्तार माने एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में 2 में होता है, तो रेशियो 1:3:2 ये ट्रिक है मेरे अनुसार से। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या कहता है, कहता है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ होता है वो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर जो होता है वो ले जाता है। तो 30 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो होता है वो कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी हम इसको बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के मतलब मेयर का यहाँ पे फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूला कौन है, मेयर का सूत्र का वर्णन कौन करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला से क्या है, तो CP-CV = R, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो आपका कौन सा यहाँ पे सही आंसर दिख रहा है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे CP-CV। देखो CP-CV = R, ये आपका मेयर फार्मूला है, ये केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या बोलता है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम दर्शाता है। कितना सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देता है सर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देते हैं जल्दी बताइए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देते हैं यहाँ पे dQ = du + PdV, यानी ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 32 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, है ना, वो क्या होता है। तो 33 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुकरमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक गैस का आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, यानी कि गैस बिहेव अज ऑन आइडियल गैस एट, यानी कि एक गैस जो है वो आइडियल गैस कब बन जाता है ना। तो 34 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे निम्न दाब और उच्च ताप पर, यानी कि जब उसका प्रेशर कम हो और तापमान ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कोई गैस जो होता है वो आइडियल गैस बन जाता है। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन तो ये तो पूरा डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिया। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये तो कितना इजी है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका sin ωt - cos ωt, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 35 का हम लोगों का सही हो जाएगा। बहुत आसान है सर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, बस 3-4 बचा है। कहता है बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है तो झूले के आवर्तकाल डैश होगी। देखो इसका आंसर हो जाएगा वही, कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आवर्तकाल होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, तुम कैसे भी झूलोगे, है ना। तो 36 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा इसको। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि यार चाइल्ड कर रहा है स्विमिंग ऑन दी विंग सिटिंग पोजीशन में, तो फिर खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप हो जाता है, तो उसका टाइम पीरियड में क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सेम ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है 37 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ईजी। क्या बोलता है कि स्प्रिंग है 2 किलोमीटर खींचा गया। चलो एक स्प्रिंग है, देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसको खींचते हैं हम लोग कितना, तो 2 किलोमीटर खींचते हैं। चलो ठीक है, कहता है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। देखो यहाँ पे हमें समझना, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि V =
जनरली जो होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पहला बार में तो इसको दे ही दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखना हम फॉर्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है, पहला कंडीशन मान लेते हैं, चलो ये भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, आराम से देखना, भी बराबर हो जाएगा यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। आराम से खाली चीज़ों को क्या करना, ध्यान देना। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना है भी बराबर, यहाँ पे हाफ का हाफ हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, एक्स क्या है कि कितना मीटर खींचें, 2 किलोमीटर खींचते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 से 2 काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि फाइनली भी बराबर यहाँ पे अभी कितना है, तो आपका 2k है। ये आपका केस 1 है। अब देखेंगे कितना गुना बढ़ेगा अगला बार। ठीक है, अब इसको 10 किलोमीटर खींचते हैं, तो यहाँ पे ये भी है, तो ये भी डैश कितना हो जाएगा सर, भी डैश कितना हो जाएगा, भी डैश का वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ का यहाँ पे हाफ ही रहेगा, के का के रहेगा, एक्स मैंने 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचेगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 के। देखो पहले था 2 के, अब हो गया 50 के, तो कितना गुना बढ़ गया, तो 25 गुना बढ़ गया है ना, तो 25 गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 भी। तो ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा डीप में नहीं बताएं, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ पे कि दी फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर इज, यानी कि जो साउंड प्रोपोगेट करता है हवा में, उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वायु में ध्वनि प्रसार की घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो 38 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, यानी कि रुद्रोधर्म्स प्रक्रिया। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन है, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तृतीय हार्मोनिक आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। कहता है कि इन द स्टेज स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इन द रेशियो ऑफ, उसका रेशियो क्या होगा, तो इसको याद रखना है हमेशा, उसका रेशियो होगा 1:2:3, 1:2:3। फर्स्ट हार्मोनिक का 1, सेकेंड हार्मोनिक का 2 और थर्ड हार्मोनिक का 3। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में प्रसारित हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी जो तीनों मीडियम में कौन सा वेव आराम से ट्रेवल कर सकता है, तो वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एकदम आराम से ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन। हूबहू इसी प्रकार से इस बार का भी मॉडल सेट आपका जारी होने वाला है, तो मॉडल सेट देख लिए तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और जल्दी से इस पर ज़्यादा नहीं 1 की भी कंप्लीट कीजिए। आपको टोटल 10 वीडियो देंगे सर, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ऑप्शन के साथ एकदम क्वेश्चन मैच करेगा। पिछले साल आप अपने भैया से पूछ सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन हमारा मैच किया था। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में, जल्दी से इस पर 1 के व्यूज़ कंप्लीट कर दीजिए।